सोचिए आप सुबह उठते हैं लेकिन अचानक सूरज दिखाई नहीं देता। जून का महीना है फिर भी बर्फ गिर रही है। खेतों में फसल बर्बाद हो चुकी है। लोग भूख से मर रहे हैं। हजारों किलोमीटर दूर बैठा एक इंसान भी नहीं जानता कि इस तबाही की वजह कोई जंग नहीं, कोई एस्ट्रॉइड नहीं, बल्कि एक वोल्केनो है। एक ऐसा वोल्केनो जिसने सिर्फ एक आइलैंड का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का क्लाइमेट बदल दिया। और इसी इरप्शन की वजह से ईयर 1816 को हिस्ट्री में नाम मिला, द ईयर विदाउट अ समर। लेकिन सवाल है, आखिर माउंट टम्बोरा था क्या, और इसका इरप्शन इतना पावरफुल कैसे था? आज भी साइंटिस्ट इसे मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे नेचुरल डिजास्टर मानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चलेंगे 1815 में इंडोनेशिया का एक छोटा सा आइलैंड संभावा पर, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंसान चाहे जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन नेचर के सामने आज भी छोटा है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे एक्टिव वॉल्केनिक रीजन माना जाता है। यहाँ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर गुजरती है, जहाँ अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती रहती हैं, और इसी वजह से यहाँ दुनिया के सबसे एक्टिव वॉल्केनोज हैं। उन्हीं में से एक था माउंट टम्बोरा। 1815 से पहले इसकी हाइट लगभग 4300 मीटर थी, जो इसे इंडोनेशिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में शामिल करता था। लेकिन लोगों को अंदाजा नहीं था कि इसी पहाड़ के नीचे हजारों सालों से लावा और गैस का इतना बड़ा प्रेशर जमा हो रहा है, जो किसी भी वक्त एक ऐसी तबाही ला सकता था जिसकी इमेजिनेशन भी बहुत मुश्किल थी। सदियों तक टम्बोरा शांत रहा और शायद इसी वजह से लोग उसके इतने करीब बस गए। खेती होती थी, गांव थे और व्यापार भी होता था। जिंदगी बिल्कुल आम चल रही थी, लेकिन नेचर चुप था, कमजोर नहीं। 1815 की शुरुआत में टम्बोरा बदलने लगा। पहले जमीन हल्की हल्की कांपने लगी, फिर पहाड़ से धुआं उठने लगा, आसमान में राख दिखने लगी। लेकिन उस दौर में ना सैटेलाइट्स थी और ना मॉडर्न साइंस, ना वॉल्केनो मॉनिटरिंग सिस्टम। लोग समझ ही नहीं पाए ये सिर्फ शुरुआत है। और फिर 10 अप्रैल 1815 की रात टम्बोरा ने वो किया जो मॉडर्न हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया। एक ऐसा धमाका जिसकी आवाज लगभग 2000 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। लोगों को लगा कहीं जंग शुरू हो गई है, लेकिन असल में ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ घंटों में दुनिया बदलने वाली थी। लेकिन ये धमाका सिर्फ वॉल्केनो इरप्शन नहीं था, ये एक ऐसी चेन रिएक्शन की शुरुआत थी जो अगले कई सालों तक पूरी दुनिया को भूख, मौत, ठंड की तरफ धकेल देगी। 10 अप्रैल 1815, 10 अप्रैल की शाम, टम्बोरा के अंदर जमा हुआ प्रेशर अपनी हद पार कर चुका था। और फिर एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी आवाज इतनी तेज थी कि 2000 किलोमीटर ज्यादा दूर लोगों ने भी उसे सुना। उस वक्त इंडोनेशिया के कई इलाकों में लोगों को लगा कि शायद कहीं बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई है। कुछ रूलर्स ने तो अपनी आर्मी तक भेज दी, क्योंकि उन्हें लगा शायद किसी दुश्मन ने हमला कर दिया है। लेकिन असल में ये किसी इंसान का हमला नहीं था, ये नेचर की ताकत थी। एक्सप्लोजन के कुछ ही पल बाद गर्म गैस, राख और पिघले हुए पत्थरों का एक तेज तूफान पहाड़ से नीचे उठना शुरू हुआ। साइंटिस्ट इसे पायरोक्लास्टिक फ्लो कहते हैं। इसका टेम्परेचर कई 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो सकती है। पायरोक्लास्टिक फ्लो के बारे में एक छोटी सी डिटेल आपको बताता हूँ। एक्सप्लोजन के बाद सिर्फ लावा ही नहीं निकला, वॉल्केनो से एक बेहद खतरनाक चीज निकली जिसे साइंटिस्ट पायरोक्लास्टिक फ्लो कहते हैं। ये लाल गर्म गैस, राख और पत्थरों का तेज रफ्तार बादल होता है, जो पहाड़ की ढलान से 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भी ज्यादा नीचे उतर सकता है। इसका टेम्परेचर 200 से 700 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा हो सकता है। इसके रास्ते में जो भी आता है उसके बचने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। माउंट टम्बोरा के आसपास के गांव इसी पायरोक्लास्टिक के फ्लो के वजह से कुछ ही मिनटों में तबाह हो गए। लेकिन तबाही यहीं तक नहीं रुकी। वॉल्केनो के एक्सप्लोजन के बाद समुद्र में भी भयंकर हलचल हुई। कई जगह सुनामी की लहरें उठी जिन्होंने कोस्टल विलेजेस को तबाह कर दिया। जिन लोगों ने वॉल्केनो से बचने की कोशिश की, उनमें से कई समुद्र की इन लहरों का शिकार बन गए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक लगभग 10,000 लोग इरप्शन के तुरंत बाद ही मरे। लेकिन असली ट्रेजेडी अब शुरू हुई थी, क्योंकि आने वाले महीनों में फसलें बर्बाद हो गईं, पीने का पानी प्रदूषित हो गया और भूख और बीमारियां फैलने लगी।
रिसर्चर्स के एस्टिमेट के मुताबिक 80,000 से ज्यादा लोग स्टारवेशन और डिजीज की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। यानी टम्बोरा ने सिर्फ एक्सप्लोजन से नहीं बल्कि उसके बाद आई भूख और बीमारी से भी हजारों जिंदगियां ले ली। टम्बोरा ने हवा में सिर्फ राख नहीं भेजी, इसने एटमॉस्फेयर में बहुत बड़ी मात्रा में सल्फर गैसेस भी छोड़ी। ये गैसेस ऊपर जाकर छोटे छोटे सल्फेट पार्टिकल्स में बदल गई और उन्होंने सूरज की रोशनी का एक हिस्सा वापस स्पेस की तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया। नतीजा, पूरी दुनिया का टेम्परेचर कम होने लगा। उस वक्त किसी को समझ नहीं आया, लेकिन टम्बोरा का असर अब सिर्फ इंडोनेशिया तक सीमित नहीं था, अब इसका असर पूरी दुनिया महसूस करने वाली थी। एक वोल्केनो जो इंडोनेशिया में फटा, उसने अमेरिका, यूरोप और एशिया तक का मौसम बदल दिया। अगला साल 1816 एक नए नाम से जाना गया, द ईयर विदाउट अ समर। टम्बोरा के इरप्शन के बाद एटमॉस्फेयर में सिर्फ राख ही नहीं गई बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 भी पहुंची। ये गैस एटमॉस्फेयर के ऊपर वाले हिस्से स्ट्रेटोस्फेयर तक चली गई। वहां जाकर ये छोटे छोटे सल्फेट एरोसोल्स में बदल गई। ये पार्टिकल्स सूरज की रोशनी का एक हिस्सा वापस रिफ्लेक्ट करने लगे। इसका नतीजा, जमीन तक कम धूप पहुंची और धीरे धीरे पूरी दुनिया का एवरेज टेम्परेचर लगभग 0.4 से 0.7 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया। सुनने में ये नंबर छोटा लग सकता है, लेकिन पूरी अर्थ के क्लाइमेट के लिए ये एक बहुत बड़ा चेंज था। अमेरिका के न्यू इंग्लैंड रीजन में जून के महीने में भी बर्फ और फ्रोस्ट देखने को मिला। जरा इमेजिन कीजिए, जून का महीना और खेतों में बर्फ। जो फसलें तैयार थीं वो कुछ ही दिनों में बर्बाद हो गईं। यूरोप में लगातार कई दिनों तक बारिश हुई, सूरज कई कई दिनों तक दिखाई नहीं दिया। गेहूं, आलू और कई जरूरी फसलें बर्बाद हो गईं। जब अनाज कम हुआ तो उसकी कीमत बढ़ गई और धीरे धीरे ये कमी अकाल में बदल गई और हजारों लोग भूख और बीमारी का शिकार बन गए। टम्बोरा का असर एशिया में भी महसूस हुआ। कई जगह बारिश का पैटर्न बदल गया, मॉनसून प्रभावित हुआ, खेतों को नुकसान हुआ और अनाज की कमी ने लाखों लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। यानी इंडोनेशिया में हुआ एक इरप्शन एशिया, यूरोप और अमेरिका तीनों कॉन्टिनेंट को इफेक्ट कर रहा था। टम्बोरा के बाद आए अंधेरे और ठंडे मौसम की वजह से यूरोप में लोग घरों के अंदर ज्यादा वक्त बिताने लगे। इसी दौरान ब्रिटिश राइटर मैरी शेली ने एक कहानी लिखी जिसे दुनिया आज फ्रैंकस्टाइन के नाम से जानती है। यानी एक वोल्केनो ने सिर्फ क्लाइमेट को नहीं बल्कि लिटरेचर की हिस्ट्री को भी इफेक्ट किया। एक वोल्केनो जो सिर्फ कुछ ही घंटों तक फटा, लेकिन उसका असर सालों तक महसूस किया गया। क्या होता अगर ये सब 2026 में होता? लेकिन एक सवाल जो आज भी साइंटिस्ट को परेशान करता है, अगर आज 2026 में माउंट टम्बोरा जैसा इरप्शन हो जाए तो क्या होगा? क्या टेक्नोलॉजी हमें बचा लेगी? आज हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, वोल्केनो मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, साइंटिस्ट इरप्शन के साइंस पहले देख सकते हैं। इसलिए 1815 की तरह लाखों लोग शायद बिना वार्निंग के ना फंसे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया बिल्कुल महफूज होगी। एयरप्लेन्स पर भी इसका असर पड़ सकता है। वोल्केनिक ऐश एयरप्लेन इंजन्स के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अगर ऐश क्लाउड बहुत ऊपर तक पहुंच गया तो हजारों फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ सकती हैं। 2010 में आइसलैंड के एक वोल्केनो ने सिर्फ कुछ दिनों के लिए यूरोप के एयर ट्रैफिक को इफेक्ट कर दिया था। टम्बोरा उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल था। सोचिए, अगर आज टम्बोरा जैसा इरप्शन हो तो इंटरनेशनल लेवल पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। अगर ग्लोबल टेम्परेचर कुछ समय के लिए कम हो जाए तो फसलें प्रभावित हो सकती हैं, खेती का प्रोडक्शन कम हो सकता है, फूड प्राइसेस बढ़ सकते हैं, गरीब मुल्कों को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन 1816 की तरह एग्जैक्ट सिचुएशन होगी ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि आज दुनिया के पास मॉडर्न फार्मिंग, कोल्ड स्टोरेज और इंटरनेशनल ट्रेड जैसे सिस्टम्स मौजूद हैं। ग्लोबल इकोनॉमी पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। फ्लाइट्स रुकेंगी, शिपिंग डिले होगी और फूड प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा। इंश्योरेंस लॉसेस भी बढ़ेंगे और टूरिज्म को भी नुकसान होगा। एक नेचुरल डिजास्टर ग्लोबल इकोनॉमी को भी हिला सकता है। माउंट टम्बोरा ने इंसान को एक बात सिखा दी, हम टेक्नोलॉजी बना सकते हैं लेकिन नेचर के कुछ सोर्सेज आज भी हमारी सोच से बहुत बड़े हैं। एक वोल्केनो जो सिर्फ कुछ घंटों तक फटा, लेकिन उसका असर सालों तक महसूस किया गया। टम्बोरा सिर्फ वोल्केनो नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि अर्थ एक जिंदा प्लेनेट है और कभी कभी ये हमें याद दिलाता है कि हम कितने पावरफुल हैं
और कितने कमजोर भी। लेकिन टम्बोरा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी इंडोनेशिया में उस इरप्शन के निशान मौजूद हैं और साइंटिस्ट आज भी उसकी स्टडी करते हैं ताकि अगले वोल्केनिक इरप्शन के लिए दुनिया को एक बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके। 1815 में साइंटिस्ट के पास सैटेलाइट्स नहीं थे, ना मॉडर्न वेदर्स मॉडल्स थे, ना क्लाइमेट सिमुलेशंस। लेकिन टम्बोरा के बाद साइंटिस्ट ने समझना शुरू किया, एक बड़ा वोल्केनिक इरप्शन सिर्फ लोकल डिजास्टर नहीं होता, ये पूरी अर्थ के क्लाइमेट को प्रभावित कर सकता है। इसी स्टडी से वोल्केनिक विंटर के कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिली। आज जब भी कोई बहुत बड़ा वोल्केनो एक्टिव होता है, साइंटिस्ट उसकी सल्फर डाइऑक्साइड, ऐश क्लाउड और एटमॉस्फेयर पर पड़ने वाले असर को बहुत ध्यान से मॉनिटर करते हैं। क्या ऐसा दोबारा हो सकता है, ये एक सवाल है। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अर्थ एक जिंदा प्लेनेट है, क्योंकि दुनिया में सुपर वोल्केनोज और बहुत पावरफुल वोल्केनोज मौजूद हैं। लेकिन आज हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, सेस्मिक सेंसर्स हैं, जीपीएस मॉनिटरिंग है और साइंटिस्ट 24 घंटे वोल्केनोज पर नजर रखते हैं। हम डिजास्टर को रोक नहीं सकते, लेकिन लोगों को पहले से वार्निंग देकर हजारों जिंदगियां जरूर बचा सकते हैं। अब बात करते हैं नेचर के सबसे बड़े मैसेज की। टम्बोरा ने हमें एक बात सिखा दी, हम स्काई स्क्रैपर्स बना सकते हैं, हम मार्स पर जाने की तैयारी कर सकते हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं, लेकिन नेचर के कुछ फोर्सेस आज भी हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। उसने सालों तक दुनिया को बदल दिया। सोचिए 1815 में एक आइलैंड पर हुआ इरप्शन अमेरिका में बर्फ गिरा सकता है, यूरोप में अकाल ला सकता है और एशिया की खेती को प्रभावित कर सकता है। तो फिर हमारी अर्थ कितनी गहरी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बल्कि ये याद दिलाता है कि इंसान और नेचर एक ही सिस्टम का हिस्सा है और जब नेचर अपनी ताकत दिखाता है तो उसका असर सिर्फ एक मुल्क पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आज भी बहुत से लोग नहीं जानते कि सिर्फ एक वोल्केनो ने पूरी दुनिया का क्लाइमेट बदल दिया था। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में। मेरा नाम है सऊद अंसारी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज में बनाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको भी मुझे कवर करना है।